अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर हमला अमेरिका और इसराइल के गले पड़ चुका है। इसराइल में तो हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं, हर जानिब तबाही है, इमारतें टूटी फूटी हैं, अफरा तफरी है, लोगों में खौफ और रास है, लोग सख्त परेशान हैं। और दूसरी जानिब अमेरिका के लिए ये परेशानी है कि इस जंग से किस तरह निकला जाए, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को किस तरह कंट्रोल रखा जाए, किस तरह से महंगाई के तूफान को आने से रोका जाए, किस तरह से अपने दोस्त ममालिक को अपने हाथों से निकलने से रोका जाए। और ये सब चैलेंजेस डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के लिए सख्त मुश्किलात का सबब बन चुके हैं। तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने 400 मिलियन बैरल जो जारी करने का फैसला किया था, उसके बावजूद भी आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। 10% इजाफा हो गया और $101 फी बैरल पर ट्रेड हो रही है। अब अमेरिका ने फैसला किया है कि रूस पर जो पाबंदियां लगाई थी कि वो तेल फरोख्त नहीं करेगा, तो अगले 30 दिन के लिए यानी 11 अप्रैल तक के लिए रूस को ये इजाज़त दे दी गई है कि वो दुनिया में तेल की फरोख्त शुरू कर दे। यानी कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा यू टर्न कि रूस जिसके लिए पूरी दुनिया में इन्होंने टैरिफ की पाबंदियां लगाई और दुनिया भर के ममालिक को मजबूर किया कि वो रूस के साथ ट्रेड बंद कर दें, यूरोप के साथ झगड़ा मोल लिया, भारत को जिल्लुल रुस्वा किया और भारत को मजबूर कर दिया कि वो रूस से तेल ना खरीदे। और अब अमेरिका ने खुद रूस को इजाज़त दे दी है, पॉलिसी में नरमी कर दिया है कि वो दुनिया में तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तेल की फरोख्त जारी रखे, और ये नरमी अगले 30 दिन के लिए है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। दुनिया भर में इस वक्त इसराइल का हमला, अमेरिका का हमला ईरान पर सबसे बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है। हर जानिब से तनकीद हो रही है, हर जानिब से थू थू हो रही है कि अमेरिका और इसराइल को आखिर सूझी क्या थी कि उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया और खलीजी ममालिक के अमन को तबाह बर्बाद करके रख दिया। दूसरी जानिब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ तेज तर कर दी है। जो हमलों की 44वीं लहर है उसने इसराइल के अंदर तबाही की नई यादगारें बना दी हैं, और वहाँ जो उनका बेन गोरियन जो उनका एयरपोर्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पर मिसाइल्स गिरे हैं और वहाँ पर हर सू तबाही है। इसके अलावा जो इराक का एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी फ्रांसीसी जो उनके फौजी थे वहाँ मौजूद, 5 फौजी जख्मी और 1 फौजी हलाक भी हो गया। इसके अलावा अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट तैयारा जो रीफुलिंग के काम आता है, बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, ये भी इराक के अंदर गिरकर तबाह हो गया। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी जानिब जो एक ईरानी जो एक मलेशिया है जो इराक के अंदर ऑपरेट करती है, उसने क्लेम किया है कि हमने ये तैयारा मार गिराया। अगर ये तैयारा मार गिराया तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिका के लिए कि अमेरिका की जो एयर डिफेंस है वो मजबूत नहीं है। उसके तैयारों को मलेशियाज भी गिरा सकते हैं। अगर मलेशियाज गिरा सकते हैं तो अगर किसी प्रॉपर आर्मी के हाथ चढ़ गया अमेरिका तो उसका तो बचना मुश्किल होगा। उसकी एयर डिफेंस तो कोई हैसियत नहीं रखती। इसके अलावा जो मिसाइलों के हमले हैं वो तेज़ी से जारी हैं। दूसरी जानिब ईरान पर भी मिसाइलों की बारिश की जा रही है। ईरान हम हौसले से इन हमलों को बर्दाश्त कर रहा है। लबनान के अंदर भी सैकड़ों लोग अब तक अपनी जान खो चुके हैं और इसराइल की जानिब से वहाँ तबाही की जा रही है। अब तक अमेरिका और इसराइल की जानिब से 6000 से ज़्यादा टारगेट्स को, अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब आबनाए हरबस में तेल की तरसील, हर किस्म की तजारत बंद है, और जो उनके नए राहबर हैं उन्होंने भी कह दिया है कि जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, जंग बंद नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमारे से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, कॉम्पनसेशन नहीं दी जाएगी और अमेरिका और इसराइल वापस नहीं जाएंगे, उस वक़्त तक आबनाए हरमस से तजारत का तो भूल जाएं। आबनाए हरमस से तेल की तजारत तो क्या आम तजारत भी नहीं हो सकती, कोई भी जहाज़ नहीं गुजर सकता। दूसरी जानिब ये भी इतलात बहुत मुसद्दिका हैं कि वहाँ पर फिर दोबारा से सुरंगें बिछाई गई हैं, बहरी समंदरी सुरंगें बिछाई गई हैं ताकि वहाँ से कोई तजारती जहाज़ ना गुजर सके। ये सुरंगें इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, इंतहाई मौसर होती हैं और इनको बिछाना भी काफ़ी आसान होता है। इनको तैयारों के ज़रिए वहाँ पर बिछाया जा सकता है, इनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए बिछाया जा सकता है, इनको ड्रोन बोट्स के ज़रिए बिछाया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें तैयारों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भेजा जा सकता है और ये बिछ जाती हैं तो फिर इनके बिछने के बाद ये फौरी तौर पर फ़ाल हो जाती हैं, और जब ये फ़ाल हो जाती हैं तो इनको ट्रेस करना, इनको डिफ्यूज़ करना ये इंतहाई मुश्किल काम होता है और बाज़ औक़ात इसमें सालों लग जाते हैं और ये
مائنز اگر ایک دفعہ سمندر میں چلی جائیں تو پھر یہ سالوں تک فعال رہتی ہیں. مثال کے طور پر جنگ عظیم دوئم کے بعد بھی 80 سال تک کچھ مائنز جو ہیں وہ ایکٹیو رہیں اور ان کو جب تک ڈیفیوز نہیں کیا گیا وہ دنیا کے لیے خطرہ بنی رہیں. تو اس وقت آبنائے ہرمز کے اندر جو ایران کی جانب سے سرنگیں بچھا دی گئی ہیں یہ دنیا کے لیے خطرہ بن گئی ہیں, اور ایران بھی اس بات میں اپیرنٹلی تو ایران اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ ہم نے سرنگیں نہیں بچھائیں, لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں یہ مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ ایران نے وہاں پر آبنائے ہرمز کو سیکیور کرنے کے لیے, آبنائے ہرمز کے رستوں کو روکنے کے لیے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. اس کے علاوہ جو لبنان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر حملے ہو رہے ہیں اور خلیجی ممالک میں بھی جو خلیجی ممالک ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کے اندر حملے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کویت کے اندر حملے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ عراق کے اندر بہت بڑے پیمانے پر حملے ہوئے ہیں. دبئی دھماکوں سے گونج رہا ہے. دبئی کی تجارت بالکل رک کر رہ گئی کیونکہ دبئی, سعودی عرب اور گلف کے بہت سارے ممالک, بحرین ہے یا کویت ہے یا قطر ہے, ان کو تو اشیاء صرف کے لیے دنیا بھر پر انحصار کرنا پڑتا ہے. 80% سے زائد سامان اشیاء صرف جو ہے ان کا بیرون ملک سے آتا ہے. تو اگر تجارت رک جاتی ہے, آبنائے ہرمز رک جاتا ہے, جو ایئر سپیس ہے وہ تو ویسے کام نہیں کر رہی, تو تجارت وہاں سے رکی ہوئی ہے, پروازیں بھی رکی ہوئی ہیں, اور اس وقت وہاں سے اگر تجارت رک جاتی ہے تو ان کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, اشیاء صرف کی کمی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو پانی کا مسئلہ ہے, سمندری پانی پر انحصار کرتے ہیں, اور اگر ان کے سمندری پانی کے جو ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں ان پر حملے کیے جاتے ہیں, ان کو ناکارہ بنا دیا جاتا ہے, تو یہ ممالک اس وقت پیاس کی شدت ان کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی, کیونکہ پینے کا پانی کا سارا انحصار سمندری پانی پر ہے اور کوئی میٹھا پانی ان ملکوں میں دستیاب نہیں ہے. تو یہ ایک سویئر سچویشن بن چکی ہے خلیجی ممالک کے اندر. امریکہ کے لیے بھی مسئلہ بن چکا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے کس طرح نکلے, کس طرح سے اسرائیل کے لیے جو ہے ایک پرابلم پیدا ہو چکا ہے کہ اس کے جو ایران کے سپر سونک میزائلز ہیں اس میں ہر جانب تباہی مچا رہے ہیں. میزائلز عمارتوں پر گر رہے ہیں, میزائل جو ہے ان کے آرمی انسٹالیشنز پر گر رہے ہیں, ان کے ایئرپورٹس پر گر رہے ہیں, ان کی بندرگاہوں پر گر رہے ہیں, اور ہر جانب تباہی کے مناظر ہیں. اسرائیل کے لیے بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے اور امریکہ کے لیے بھی نہیں ہے, اور اس وقت امریکہ اپنی پالیسیز میں ہر روز کی بنیاد پر یو ٹرن لے رہا ہے. روس کو تیل کی تجارت کی اجازت دینا اس کی واضح ترین مثال ہے.